हाय फ्रेंड्स, आज हम बिहेवियर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है हमारे स्मृति, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मेमोरी। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं स्मृति। स्मृति का मतलब क्या होता है? स्मृति का तात्पर्य होता है सूचना को ग्रहण करने, मतलब एक्विजिशन, संगठित करने और लंबे समय तक बनाए रखने, जिसे हम कहते हैं याद रखना। मतलब स्मृति से तात्पर्य क्या है? सूचना को ग्रहण करने, संगठित करने और लंबे समय तक बनाए रखने से होता है, ताकि इसे आवश्यकता पड़ने पर पुनः प्राप्त किया जा सके। हम चीजों को याद क्यों करते हैं? ताकि जब जरूरत पड़े तब हमें उसकी जरूरत पड़े तो वो याद आ जाए, इसलिए याद रखते हैं। ये प्रत्यक्षण और चिंतन की तरह एक मौलिक मानसिक प्रक्रिया होती है। अब हम बात करेंगे स्मृति के चरण। स्मृति के चरण का मतलब कोई भी चीज हमें कैसे याद होती है, उसके कौन कौन से चरण होते हैं। तो स्मृति के 3 अंतर संबंधित चरण होते हैं। बात करें कौन-कौन से, तो स्मृति की प्रक्रिया में 3 अनिवार्य और अंतर संबंधित चरण होते हैं। कौन-कौन से देखते हैं एक-एक करके इनको। पहला चरण आता है हमारा कूट संकेतन। कूट संकेतन का अंग्रेजी में कहते हैं एन्कोडिंग। एन्कोडिंग का मतलब कोई भी चीज़ हमारी सूचना हमारे दिमाग में आती है, तो हम क्या करते हैं उनको एन्कोड करते हैं। मतलब सूचना को प्राप्त करना और उसका पंजीकरण करना। क्या सूचना को प्राप्त करना, उसका पंजीकरण करना, यही हमारा एन्कोडिंग कहलाता है। बात करें इसकी, तो ये स्मृति की पहली अवस्था होती है, जो हमें सूचना प्राप्त होती है, तो उस प्राप्त सूचना को एक ऐसे अर्थपूर्ण स्वरूप, मतलब जैसे कोई हमें आवाज़ सुनाई दी, दृश्य मतलब कुछ हमने चीज़ देखा, अर्थ संबंधी मतलब किसी चीज़ का हमने मतलब समझा, तो इस तरह हमने किया, एक ऐसे अर्थपूर्ण रूप में बदला जाता है, जिसे स्मृति तंत्र उपयोग और संग्रहित कर सके। कि जैसे हम किसी भी बस के अंदर यात्रा कर रहे हैं और यात्रा करते समय हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, लेकिन जिस पे हम गौर करते हैं, गौर करने का मतलब कि हमने उसका क्या अर्थपूर्ण रूप तैयार किया, कि कोई भी चीज है उस पर हमने ध्यान दिया है, तो वही हमारे कूट संकेतन कहलाता है, एनकोडिंग कहलाती है और इस स्मृति की पहली अवस्था होती है। दूसरा होता है स्टोरेज, मतलब भंडारण। भंडारण का मतलब जो आपने कूट संकेतित सूचना है उसको संग्रहित करना शुरू कर दिया, इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो ये हमारी स्मृति का दूसरा चरण होता है, जिसमें हम क्या करेंगे, सूचना को संग्रहित करना और साथ ही साथ लंबे समय तक बनाए रखना शामिल करते हैं। क्या सूचना को संग्रहित करना, साथ ही साथ क्या, हमें लंबे समय तक उसको बनाए रखना है। फिर भंडारण प्रक्रिया क्या है, स्मृति के लिए दृढ़ीकरण का कार्य करती है, कंसोलिडेशन का कार्य करती है हमारी भंडारण प्रक्रिया। तीसरा आता है पुनरुद्धार, मतलब रिट्राइवल, मतलब जो आपने संग्रहित सूचना ली है, तो संग्रहित जानकारी को जागरूकता में लेके आना, मतलब तो ये हमारी स्मृति की तीसरी प्रक्रिया है। इसमें हम क्या करते हैं, संग्रहित जानकारी को चेतना में वापस लाकर समस्या समाधान और निर्णय लेने जैसे विभिन्न संज्ञानात्मक जो कार्य होते हैं उनको उपयोग करते हैं। तो हमने 3 चरण देखे। 3 चरण में पहला चरण आता है कूट संकेतन, एन्कोडिंग, दूसरा भंडारण और तीसरा पुनरुद्धार, मतलब जब जरूरत पड़ने पर उसको वापस से काम लेना। अब आता है स्मृति का अवस्था मॉडल। स्मृति का अवस्था मॉडल की बात करें, स्टेज मॉडल ऑफ मेमोरी। स्मृति का अवस्था मॉडल का एटकिंसन और शिफ्रिन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? एटकिंसन और शिफ्रिन ने जो हमारा अवस्था मॉडल प्रस्तुत किया था। तो स्मृति को 3 अलग-अलग लेकिन क्रमिक रूप से, मतलब क्रमिक भंडारों के रूप में वर्णित करता है, जिसके माध्यम से सूचना यात्रा करती है कि कोई भी चीज़ हमें लंबे समय तक याद कैसे रहती है, उसके बारे में हमारे स्मृति का अवस्था मॉडल दिया था किसने? एटकिंसन और शिफ्रिन ने। अब इस मॉडल के बारे में देखें, तो उन्होंने 3 चरण बताए, 3 अवस्थाएँ बताई, उसके बारे में देखें। 3 अवस्थाओं के बारे में हम शॉर्ट में देखें, तो सबसे पहले देखें, नाम आता है संवेदी स्मृति, दूसरा आता है अल्पकालिक स्मृति, तीसरा आता है दीर्घकालिक स्मृति। मतलब संवेदी स्मृति का मतलब कुछ चीज़ें जो केवल सेकंड्स के लिए हमें याद रहती है, बस उसके बाद हम भूल जाते हैं। अल्पकालिक स्मृति मतलब जो कुछ सेकंड का मतलब जैसे या फिर 1 मिनट मान सकते हैं, उस उतने समय के लिए हमें चीज़ें याद रहती है। और तीसरा दीर्घकालिक स्मृति मतलब जो लंबे समय तक हमें चीज़ें याद रहती है। तो इनका क्या प्रोसेस है? तो से एक तो आता है संवेदी इस मेमोरी या संवेदी स्मृति, दूसरा अल्पकालिक स्मृति, तीसरा लॉन्ग टाइम मेमोरी की बात करते हैं। प्रकृति की बात करें, तो हमारे संवेदी स्मृति क्या होती है? अस्थायी भंडार होता है। अस्थायी भंडार होता है। मूल उद्दीपकों की प्रतिकृति इसके अंदर ली जाती है। जो मूल उद्दीपक होते हैं, उनकी प्रतिकृति मतलब फोटोकॉपी टाइप का लेते हैं। जैसे हम किसी बस में बैठे और या ट्रेन में बैठे, तो खिड़की से हम जितने भी नज़ारे देखते हैं, वो कभी भी हमें याद नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो हमारी संवेदी स्मृति होती है। दूसरी हमारी अल्पकालिक स्मृति होती है, ये हमारा द्वितीय स्मृति भंडार कहलाता है। क्यों? क्योंकि कार्यशील स्मृति है। हमें जैसे हम जैसे मूवी देखने जाते हैं तो हम अपना जो टिकट का नंबर है, सीट का नंबर है,
वो याद करते हैं। लेकिन आज हमें ये याद नहीं, क्यों? क्योंकि वह चीज़ हम उस समय के लिए ही याद करते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है कि जैसे हमारी शर्ट का कलर है, तो बहुत सारी चीज़ें जैसे जूते का नंबर है, जूते कहाँ रखे थे, घर में कौन-सी चीज़ कहाँ रखी थी। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, अल्पकालिक स्मृति होती है, उस समय के लिए याद रखी जाती है। दीर्घकालिक स्मृति क्या होता है, स्थायी भंडार गृह होता है और ये स्मृति कैसे कहलाती है? गौण स्मृति कहलाती है। प्रवेश की बात करें, संवेदी स्मृति में सूचनाएँ कैसे प्रवेश करती है? तो सबसे पहले नई सूचना ये हमारी संवेदी स्मृति में ही आती है। मतलब सभी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं हमारी, त्वचा, नाक, आँख, हमारे पाँचों ज्ञानेंद्रियों से जो भी हमें सूचना प्राप्त होती है, वह सबसे पहले हमारी संवेदी स्मृति के अंदर ही आती है। फिर क्या किया जाता है? चयनात्मक अवधान के माध्यम से, मतलब हम सूचना आती है संवेदी स्मृति में, फिर हम क्या करते हैं, उसका चयनात्मक अवधान करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं, उसको अर्थपूर्ण तरीके से उसको क्या है, तैयार करते हैं कि ये सूचना हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। उसके माध्यम से करते हैं, तब वह एसएम से मतलब संवेदी स्मृति से निकल कर के अल्पकालिक स्मृति में आ जाती है। जब हम चीज़ों पे गौर करना शुरू करते हैं, उस पे ध्यान देना शुरू करते हैं, उस पे प्रोसेस करना शुरू करते हैं, मतलब चय और इसका तरीका क्या है? चयनात्मक अवधान। इसके माध्यम से वह सूचना क्या है? एसएम से निकल कर के हमारे अल्पकालिक स्मृति में आ जाती है। फिर बात करते हैं, जब वो सूचना हमारे अल्पकालिक स्मृति में आ जाती है, तब हम उसका क्या करते हैं? विस्तार पूर्वक पूर्वाभ्यास करते हैं, मतलब बार-बार रिपीट करते हैं, बार-बार उसका रिवीजन करते हैं। तो वह सूचना क्या है, हमारे अल्पकालिक स्मृति से निकल कर के दीर्घकालिक स्मृति में आ जाती है। तब वो चीज़ें हमें लंबे समय तक याद रहती है। क्षमता की बात करें, जो संवेदी स्मृति होती है, इसकी संचयी क्षमता कितनी होती है? बहुत बड़ी। क्यों? क्योंकि हमें केवल 1 सेकंड या सेकंड से कम समय के लिए चीज़ों को याद रखना है, तो चीज़ें आती जाती है, भूलते जाते हैं, याद होती जाती है, भूलते जाते हैं, याद होती जाती है, भूलते जाते हैं। इसलिए संवेदी स्मृति क्या होती है? वृहद होती है। जैसे ट्रेन की खिड़की पे आप यदि बैठे हैं और आपने बहुत सारे नज़ारे देखे, तो ये नज़ारे कभी भी आपको याद नहीं होंगे, लेकिन आपकी स्मृति में क्या है? देखते जाते हो, भूलते जाते हो, देखते जाते हो, भूलते जाते हो। यही हमारी संवेदी स्मृति होती है। उनमें से बहुत कम सूचनाएँ होती हैं जो आपको याद रहती होगी। अब याद रहेगी कौन-सी? जिन पे आप प्रोसेस करोगे, जिसका आप चयनात्मक अवधान करोगे, मतलब जिन पे आप गौर करोगे। तो ऐसी बहुत सूचनाएँ कम होती है। तो वो सूचनाएँ कहाँ चली जाती है हमारी? अल्पकालिक स्मृति में, तो ये बहुत कम होती है। मतलब लगभग 7 प्लस माइनस 2, मतलब ये देख लो कि 5 से 9 तक या 5 से 9 तक खंड या चंक की बात कर सकते हैं, तो इसकी स्मृति भी कम होती है। कितनी? हमारे अल्पकालिक स्मृति कम होती है और सबसे कम होती है दीर्घकालिक स्मृति, मतलब अनलिमिटेड। अनलिमिटेड असीमित होती है। कितनी होती है? असीमित। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ज़िंदगी भर याद रखते हैं। तो वही चीज़ है जो अब समयावधि की बात करते हैं कि तीनों के अंदर कौन-सी स्मृति कितने समय तक याद रहती है, चीज़ों को रखती है। हमारी संवेदी स्मृति की बात करें तो अत्यल्प, मतलब 1 सेकंड से भी कम समय तक हम चीज़ें याद कर पाते हैं। अल्पकालिक स्मृति की बात करें तो ये 30 सेकंड तक नॉर्मली होता है। यदि अभ्यास न किया जाए तो 30 सेकंड के बाद हम चीज़ों को भूल जाएँगे। और दीर्घकालिक स्मृति कैसी होती है? जीवन पर्यंत हमें याद रहती है। क्यों? क्योंकि हमने उसका क्या किया है? विस्तार पूर्वक पूर्वाभ्यास किया है। इसलिए चीज़ें हमें लंबे समय तक याद रहेगी। बात करें कूट संकेतन की, तो कूट संकेतन की बात करें एन्कोडिंग की, तो मूल प्रतिकृति इसके अंदर होती है कि जो चीज़ जैसी देखी है, वैसी की वैसी हमारे दिमाग में रहती है। ठीक है? हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात करें, मूल रूप से ध्वन्यात्मक चीज़ें कि मतलब हल्की सी सुनी हुई सी रहती है, ऐसा लगता है कि हम धीरे-धीरे उसका मूल स्वरूप तो भूलते जाते हैं, लेकिन चीज़ें क्या है, एक तरह का एक प्रतिरूप जैसा याद रह जाता है। और तीसरा आता है लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो मुख्य रूप से अर्थगत, जब तक हम उसका वास्तविक अर्थ नहीं निकाल लेते चीज़ों का कि ये चीज़ें हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ये जब ये ऐसा निकाल लेते हैं, ये चीज़ें हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, तब जाके हम उसको आसानी से याद कर पाते हैं। हम चीज़ों को उसी रूप में बहुत कम याद कर पाते हैं कि जो चीज़ जैसी है। लेकिन हम जैसे जो संवेदी स्मृति होती है उसके अंदर तो हम चीज़ों को वैसा ही देखते हैं जैसा वो दिखती है, वैसा ही याद करने का प्रयास करते हैं। बात करें इनका अन्य नाम क्या है? तो हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी का अन्य नाम बेडले ने क्या किया? कार्यशील स्मृति रखा, वर्किंग मेमोरी रखा है। जबकि हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी को विलियम जोन्स के द्वारा गौण स्मृति कहा है। किसने? विलियम जेम्स ने क्या कहा? इसे गौण स्मृति कहा है। अब बात करें, हमने बेडले के बारे में देखा, बेडले ने क्या कहा? कार्यशील स्मृति कहा था इसे। तो बेडले के अनुसार या बेडले के कार्यशील स्मृति के घटक कौन-कौन से होते हैं? बीच वाली जो स्मृति थी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, इसके कौन-कौन से घटक हैं? तो इन्होंने 3 घटक बताए। कौन-कौन से घटक? केंद्रीय प्रबंधक, दूसरा स्वनिमित घेरा और तीसरा दृष्टि स्थानिक स्केच पैड।
पहला आता है केंद्रीय प्रबंधक। केंद्रीय प्रबंधक का मतलब ध्यान को नियंत्रित करता है। ये क्या करता है? ध्यान को नियंत्रित करता है और सूचना के प्रक्रमण का समन्वय करता है। कि जैसे संवेदी स्मृति के अंदर कोई भी सूचना आती है, तो सबसे पहले क्या आता है? केंद्रीय प्रबंधक क्या करता है? ध्यान को नियंत्रित करता है, मतलब कि आप जिस चीज़ पे पॉइंट करना चाहते हो, जैसे मान लो कोई किताब है, किताब के अंदर कोई पन्ना पढ़ रहे हैं आप, तो आपका ध्यान किसी स्पेसिफिक वर्ड पे, या स्पेसिफिक लाइन पे, या स्पेसिफिक बात पे जाता है। क्यों? क्योंकि केंद्रीय प्रबंधक क्या ध्यान को नियंत्रित करेगा और सूचना के प्रक्रमण का समन्वय करेगा कि धीरे-धीरे सूचनाओं को जोड़-जोड़ के आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। फिर स्वनिमिक घेरे की बात करें, तो मौखिक और ध्वन्यात्मक सूचनाओं का अभ्यास और अनुरक्षण। चीज़ों को हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास संवेदी स्मृति के अंदर सूचनाएँ आ गई, ध्यान भी दे दिया। अब ध्यान भी दे दिया, तो भी हम उनको उसी रूप में इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी ने हमें कोई चीज़ कही, या कई चीज़ हमें लिखी हुई दिखी, तो ध्वन्यात्मक और मौखिक दोनों चीज़ों का हम बार-बार अभ्यास करते रहते हैं, दिमाग को घुमाते रहते हैं, तब जाके वो चीज़ें याद होती है। तीसरा आता है दृष्टि स्थानिक स्केचपैड। ये दृश्य और स्थानिक सूचनाओं का प्रक्रमण होता है। तो तीनों प्रकार का हमने जो कार्यशील स्मृति के 3 घटक देख लिए। एक तो हमारा केंद्रीय प्रबंधक होता है, दूसरा स्वनिमिक घेरा और तीसरा दृष्टि स्थानिक स्केचपैड। कई बार हम दिमाग में स्केच भी बना लेते हैं चीज़ों को लेके, तब चीज़ें आसानी से याद रहती है। तो बेड लेके कार्यशील स्मृति के घटक थे। अब हम देखेंगे कंट्रोल प्रोसेस, जो नियंत्रण प्रक्रियाएँ हैं, तो उसके बारे में देखते हैं, कंट्रोल प्रोसेसेस के बारे में। तो एटकिंसन और शिफ्रिन ने ये समझाने के लिए नियंत्रण प्रक्रियाओं का विचार प्रस्तुत किया था कि सूचनाएं एक भंडार से दूसरे भंडार तक पहुंचती कैसे। जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी से हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में, संवेदी स्मृति से शॉर्ट टर्म मेमोरी में, तो कोई भी सूचना एक मेमोरी से दूसरे मेमोरी में कैसे पहुंचती है। इसके लिए जो हमारे एटकिंसन और शिफ्रिन ने क्या किया, हमारे नियंत्रण प्रक्रियाओं का विचार दिया तथा अल्पकालिक स्मृति में इसे कैसे बनाया जाता है, मतलब कोई भी चीज हम आसानी से याद कैसे कर लेते हैं, उसका एक मॉडल दिया। बात करें कैसे, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, चयनात्मक अवधान के बारे में बताया। जिससे क्या होता है, जो हमारी सिमेंटिक मेमोरी होती है, उससे शॉर्ट टर्म मेमोरी में सूचनाएं जाती है। तो ये पहली नियंत्रण प्रक्रिया होती है, जो ये सुनिश्चित करती है कि कौन सी सूचना संवेदी स्मृति से अल्पकालिक स्मृति में प्रवेश करेगी। तो ये पहली नियंत्रण प्रक्रिया होती है। दूसरे अनुरक्षण अभ्यास, मतलब मेंटेनेंस रिहर्सल, मतलब बार बार हम चीजों को रिहर्सल करते हैं, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी के भीतर ही जो सूचनाएं होती है, वो उसके अंदर रहती है। तो सूचना को अभ्यास के द्वारा अल्पकालिक स्मृति में वांछित समय तक बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। ये सूचनाएं एक फिक्स समय तक तो हमें याद रहे, ज्यादा भी नहीं। तो कोई जैसे हम किसी का फ़ोन नंबर याद करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बार-बार उसका मोबाइल नंबर दोहराते हैं, ताकि वो चीज़ें हमें याद हो जाए। तीसरा आता है चंकिंग मेथड, मतलब जो हमारा खंडीय विधि। खंडीय विधि की बात करें, तो कई बार क्या होता है, हमें सूचनाएँ बहुत ज़्यादा याद करनी पड़ती है। क्या? बहुत ज़्यादा याद करनी पड़ती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको चंक कर देते हैं, टुकड़ों में बाँट देते हैं। क्या? टुकड़ों में बाँट देते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी का मोबाइल नंबर है। अब जैसे टुकड़ों में कैसे बाँटेंगे? जैसे किसी का मोबाइल नंबर ऐसे कहेंगे 88, 90, 65, 99, 99, तो ऐसे करके टुकड़ों में बाँट देंगे। तो इस चंकिंग मेथड का मतलब अल्पकालिक स्मृति की क्षमता को बढ़ाने की प्रक्रिया कहलाती है खंडी चंकिंग मेथड या खंडीय विधि। इसमें क्या करते हैं, सूचनाओं को अर्थपूर्ण टुकड़ों, मतलब चंक्स में तोड़ दिया जाता है। जैसे किसी का मोबाइल नंबर हो, फिर जैसे किसी का मोबाइल है, जैसे 709, ये पहला टुकड़ा, दूसरा 029, तीसरा टुकड़ा, ऐसे करके 8989। तो ऐसे करके जैसे एक टुकड़ा, एक टुकड़ा, एक टुकड़ा, ऐसे करके मोबाइल नंबर को हम क्या करते हैं, चंक्स में बाँट देते हैं, टुकड़ों में बाँट देते हैं, जिससे क्या होता है, चीज़ों के नंबर याद करना आसान हो जाता है। फिर आता है चौथी विधि की बात करें, तो विस्तार पूर्वक अभ्यास, पूर्वाभ्यास। इससे हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, उससे हमारे कहाँ चली जाती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। तो यह नियंत्रण प्रक्रिया क्या करती है, सूचना को अल्पकालिक स्मृति से निकाल करके दीर्घकालिक स्मृति में प्रवेश करा देती है। इसमें क्या होता है, धारित की जाने वाली सूचना, मतलब जो सूचना आप रखना चाहते हो, उस सूचना को दीर्घकालिक स्मृति में पूर्व निहित सूचना के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाता है। जो हमें पहले से चीजें याद है, उसमें इस नई सूचना को भी जोड़ने का प्रयास किया जाता है। तो हमने देखा, जो हमारे एटकिंसन और शिफ्रिन ने नियंत्रण प्रक्रियाओं के बारे में बताया कि सूचना एक स्तर से दूसरे स्तर में कैसे पहुंचती है, या एक भंडार गृह से दूसरे भंडार गृह में कैसे पहुंचती है। उसके नियंत्रण प्रक्रिया के 4 प्रकार बताए। पहला आता है चयनात्मक अवधान, जिसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी से सूचना सिमेंटिक मेमोरी से कहाँ जाती है, हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में। फिर अनुरक्षण अभ्यास, तो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में उसको रखने का प्रयास किया जाता है। फिर खंडीय विधि की बात करें, खंडनीय विधि की,
तो इसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो सूचना आई है, उसको लंबे समय तक बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। चौथा आता है हमारा विस्तारपूर्वक अभ्यास, जो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी से सूचना को लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालने का प्रयास किया जाता है। फिर आता है हमारा टनलिंग का स्मृति मॉडल। टनलिंग के स्मृति मॉडल की बात करें तो एंडेल टनलिंग के द्वारा प्रस्तावित ये मॉडल क्या करता है, दीर्घकालिक स्मृति लॉन्ग टर्म मेमोरी पे केंद्रित है। इसे क्या दो मुख्य प्रकारों में विभाजित किया जाता है। एक तो होती है हमारी घोषणात्मक स्मृति और एक होती है हमारे अघोषणात्मक स्मृति। क्या एक तो घोषणात्मक होती है और एक अघोषणात्मक। घोषणात्मक की बात करें डिक्लेरेटिव की, तो इसे स्पष्ट मेमोरी भी या स्पष्ट स्मृति भी कहते हैं। तो बात करें घोषणात्मक स्मृति कौन सी होती है, तो ये वो स्मृति होती है जिसे हम सचेत रूप में याद कर सकते हैं और जिसके बारे में हम बता भी सकते हैं। तो ऐसी मेमोरी जिसे हम सचेत रूप में याद कर सकते हैं और जिसके बारे में हम बता भी सकते हैं। तो इसके दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है प्रासंगिक स्मृति, एक होता है अर्थ स्मृति। प्रासंगिक स्मृति की बात करें एपिसोडिक मेमोरी, एक होता है हमारे सिमेंटिक मेमोरी, जो हमारी शॉर्ट मेमोरी होती है उसकी बात करें। प्रासंगिक स्मृति की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, व्यक्तिगत अनुभवों घटनाओं की स्मृति होती है कि हमारी जिंदगी के जो अनुभव होते हैं और कोई घटना हमारे जीवन में घटती है उनकी स्मृति होती है। ये समय और स्थान के साथ जुड़ी होती है, क्यों, क्योंकि हमने उन चीजों को क्या है उस किसी समय से जोड़ दिया है या फिर किसी जगह से जोड़ दिया है। यह समय और स्थान से जुड़ी होती है, जैसे हमारे पिछले जन्मदिन की पार्टी कब हुई, कहाँ हुई थी। यह हमारे जीवन की एक डायरी होती है, जो हमारी कौन सी होती है, प्रासंगिक मेमोरी कहलाती है, एपिसोडिक। एक के बाद एक बात चीजें याद कर रखते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कल आपने नाश्ते में क्या खाया था, क्यों, क्योंकि हमने कल के नाम से इसको जोड़ दिया है। फिर अर्थगत स्मृति की बात करें तो जैसे हमारे सामान्य ज्ञान, तथ्य, अवधारणाएं, इनकी स्मृति होती है, ये हमारे अर्थगत स्मृति होती है। ये समय और स्थान से विशेष रूप से जुड़ी नहीं होती। ये दुनिया के बारे में हमारा पुस्तकालय होता है, दुनिया के बारे में हमारा जो ज्ञान होता है उसके बारे में होता है अर्थगत स्मृति। जैसे पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O, भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। तो इस तरह क्या है, बहुत सारी चीजें जिनको आप याद करते हो, जैसे आपने हो सकता है नई दिल्ली कभी नहीं देखी हो, लेकिन फिर भी आप उसका अर्थ के रूप में याद रखते हो। तो हमने पहला प्रकार देखा, कौन-सा? घोषणात्मक स्मृति या स्पष्ट स्मृति, जिसे क्या हम याद रखते हैं, सचेत के रूप में याद रखते हैं। दूसरी स्मृति होती है हमारी कौन-सी? अघोषणात्मक स्मृति, नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी, जिसे इम्प्लिसिट मेमोरी भी कहते हैं। ये वो मेमोरी होती है जो हमारे व्यवहार में व्यक्त होती है। ऐसी मेमोरी जो क्या होती है, हमारे व्यवहार में व्यक्त होती है, लेकिन जिसे हम सचेत रूप में याद नहीं रख सकते कि यह कैसे तरह की मेमोरी होती है। यह क्या है कि मेमोरी नहीं होती, क्या होता है, कैसे तरह की मेमोरी होती है। अब इसकी प्रक्रिया की प्रकार की बात करें, इसका पहला प्रकार आता है प्रक्रियात्मक स्मृति, मतलब प्रोसीजर मेमोरी की बात करें तो कौशल और याद आदतों की स्मृति। कई बार क्या हम किसी चीज को एक बार सीख लेते हैं तो ये क्रिया क्या होती है, अक्सर स्वचालित रूप से चलती रहती है। जैसे हम एक बार क्या साइकिल चलाना सीख लेते हैं, क्या, तो हम दोबारा याद नहीं रखते, लेकिन बस हमें आ जाती है साइकिल चलाना। जैसे टाइप करना सीखते हैं, जूते की फीते बांधना, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारे कौशल और आदतों से संबंधित होती है, जिनको एक बार आप सीख लेते हो तो स्वचालित रूप से वो आगे 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 हमें याद ही रहती है। दूसरा था मूलकन, मतलब प्राइमिंग, मतलब एक उत्तेजना के संपर्क में आने के बाद किसी अन्य संबंधित उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया में बदलाव आना, यही हमारे मूलकन या प्राइमिंग कहलाता है। यदि आपने पीला शब्द देखा है तो आप केले शब्द को जल्दी पहचान लेंगे, मतलब वही है कि जैसे आपको पता है कि ये पीला है तो आपको ये याद है, और केला देखा तो केले के तुरंत आपने जोड़ दिया, क्या आपने मूलकन प्राइमिंग से कर दिया कि ये केला तो पीला है, क्यों, क्योंकि आपने केले को पीले से तुरंत जोड़ दिया। तो एक उत्तेजना की जब आप संपर्क में आते हो, एक उत्तेजना के संपर्क में आने के बाद किसी अन्य संबंधित उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया दे देना, यही हमारी क्या कहलाती है, मूलकन। फिर आता है हमारा शास्त्रीय अनुकूलन। शास्त्रीय अनुकूलन की बात करें तो दो उत्तेजनाओं के बीच एक जुड़ाव या फिर साहचर्य बना देना। दो उत्तेजनाओं के बीच क्या एक जुड़ाव या साहचर्य बना देना हमारा शास्त्रीय अनुकूलन कहलाता है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि घंटी बजने पर जो लार आते थे, पावलोव का जो प्रैक्टिकल था, जिसमें क्या था, घंटी बजने के बाद जो कुत्ता होता है, कुत्ते को भोजन मिलता था, तो उसके मुंह से लार आती थी। ये शास्त्रीय अनुकूलन कहलाता है, तो उसे याद हो गया था कि घंटी बजने के बाद भोजन आता है। फिर आता है गैर सहयोगी सीखना, मतलब नॉन एसोसिएटिव लर्निंग की बात करें, जैसे आदत डालना, संवेदीकरण, ये सब चीजें इसके अंदर शामिल होती है। तो हमने दोनों प्रकार देख लिए हमारे किसके, ये थे हमारे टम्बलिंग के दो प्रकार देखे हमने, घोषणात्मक अघोषणात्मक। घोषणात्मक में हमने दो देखी, एक तो प्रासंगिक स्मृति, एक थी हमारी स्मार्ट स्मृति। दूसरा था हमारा अघोषणात्मक स्मृति, इसमें हमारे कितने थे, चार।
पहला था प्रक्रियात्मक स्मृति, दूसरा मूल्यांकन, तीसरा शास्त्रीय अनुकूलन, चौथा हमारा गैर सहयोगी सीखना। अब आता हमारा स्मृति का बॉटलेट मॉडल। स्मृति के बॉटलेट मॉडल की बात करें तो हमारे ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक थे सर फ्रेडरिक बॉटलेट। इन्होंने प्रस्ताव दिया था कि स्मृति केवल घटनाओं का सटीक पुनरुत्पादन नहीं है, कि घटनाएं जैसे एक बार देख ली, याद कर ली, उसको बार बार याद करते हैं, तो वह केवल स्मृति केवल यही नहीं होती, बल्कि यह सक्रिय और रचनात्मक प्रक्रिया होती है। स्मृति क्या होती है? सक्रिय और रचनात्मक प्रक्रिया होती है, जो क्या करती है, हमारे पूर्व मौजूदा ज्ञान से प्रभावित होती है, कि हमें पहले से चीजों को कितना याद कर रखा है, इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। एक शब्द दिया उन्होंने, स्कीमा। स्कीमा की बात करें, स्कीमा क्या होता है कि ज्ञान का एक संगठित मानसिक ढांचा होता है। स्कीमा क्या होता है? ज्ञान का एक संगठित मानसिक ढांचा होता है, जो हमें दुनिया को समझने और व्याख्या करने में मदद करता है, और ये हमारे सामान्य ज्ञान, अपेक्षाओं और मान्यताओं का संग्रह होता है। ये क्या? हमारे सामान्य ज्ञान, अपेक्षाओं, मान्यताओं का संग्रह होता है। जैसे कि एक उदाहरण दिया उन्होंने, क्या? रेस्तरां स्कीमा। स्कीमा का मतलब क्या होता है? जब भी आप कि जैसे यही उदाहरण ले लेते हैं, स्कीमा में रेस्तरां स्कीमा की बात करें। जैसे किसी व्यक्ति को कहा जाए रेस्ट्रो स्कीमा, मतलब तो वो कहेगा कि क्या समझे? तो वो कहेगा कि मेरे को एक रेस्टोरेंट के बारे में सोचा। रेस्टोरेंट के बारे में सोचने का मतलब ये है कि मुझे पता है वहाँ खाना बनेगा, इसका मतलब वहाँ किचन है। जो लोग आएँगे, खाना खाएँगे, या मतलब टेबल है। वहाँ पे पैसे लेने के लिए क्या होगा? कोई न कोई काउंटर होगा, या फिर क्या है, खाना सौंपने के लिए वेटर होगा। तो इस तरह क्या है, एक क्रिएट किया जाता है, स्कीमा तैयार किया जाता है। एक तरह का मानसिक ढांचा तैयार किया जाता है। जैसे स्कूल स्कीमा की बात करें, स्कूल स्कीमा में क्या होता है? टीचर्स होंगे, बेंच होगी, स्टूडेंट्स होंगे, बिल्डिंग होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, स्पोर्ट्स का ग्राउंड होगा। तो ऐसे करके स्कीमा में क्या होता है? एक संगठित मानसिक ढांचा तैयार करने का प्रयास किया जाता है, जो हमें क्या करता है? दुनिया को समझने और व्याख्या करने में मदद करता है। अब इसमें हम क्या-क्या चीज़ें शामिल करते हैं? हमारा सामान्य ज्ञान, क्योंकि हम सोचते हैं उस स्कीमा में कौन-कौन सी चीज़ें हो सकती है। हमारी अपेक्षाएँ और मान्यताएँ भी इसमें जोड़ दी जाती है। फिर आता है दूसरा हमारा पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन की बात करें। जब हम किसी घटना को याद करते हैं, तो हम केवल उसके क्या कुछ हिस्सों को याद रख पाते हैं, पूरी बात को नहीं, केवल कुछ हिस्सों को याद कर पाते हैं, और फिर अपने मौजूदा स्कीमा का उपयोग करके क्या करते हैं, लापता हिस्सों को भरते हैं और याद किए गए हिस्सों को अर्थपूर्ण बनाते हैं। चीज़ों को हम कब याद कर पाते हैं? जब हम क्या करते हैं, कोई घटना देखते हैं, कोई चीज़ देखते हैं जिसको हमें याद रखना है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे मौजूदा स्कीमा है, जो उस चीज़ के बारे में हमें पहले से जो ज्ञान है, हम क्या करते हैं कि उससे उसका मेल करने की कोशिश करते हैं। मतलब उसका उपयोग करके उसके लापता हिस्सों को भरने की कोशिश करते हैं, और लास्ट में हम क्या करते हैं, उसका कोई अर्थपूर्ण उसे अर्थपूर्ण बनाने का प्रयास करते हैं। ये प्रक्रिया अक्सर याद की गई स्मृति में विकृति लाके लेके आती है। मतलब कि हम चीज़ों को वैसा याद नहीं कर पाते जैसी वो है। हम उसमें कई बार परिवर्तन कर देते हैं। फिर सरलीकरण और अतिशयोक्ति की बात करें। सरलीकरण की बात करें, तो याद करते समय हम अक्सर क्या करते हैं, जानकारी को बहुत ज़्यादा सरल बना देते हैं। याद करते समय हम जानकारी को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सरल बना देते हैं, ताकि हमारी स्कीमा में वो फिट हो सके। मतलब असंगत विवरणों को छोड़ देते हैं, मतलब जो हमारी नज़र में ठीक नहीं है, हम उनको याद करना बंद कर देते हैं, या देखना ही बंद कर देते हैं। अतिशयोक्ति की बात करें, जब हम अपनी स्कीमा के आधार पर नए विवरण भी जोड़ देते हैं, भले ही वो मूल घटना में मौजूद ही ना हो। कई बार क्या होते हैं, बढ़ा-चढ़ा के बात करने वाले क्या करते हैं, उनको छोटी-सी बात पता चलती है, और वो अपने मन की अर्थपूर्ण चीज़ें उसके अंदर जोड़ देते हैं, और क्या करते हैं, अतिशयोक्ति बनाने का प्रयास करते हैं कि हमारी बातें स्पेशल हो। चाहे वो बात स्पेशल ना हो, तो उसमें अपनी तरफ से बातें जोड़ के उसको स्पेशल बनाने का प्रयास करते हैं। फिर नॉर्मलाइज़ेशन या सामान्यीकरण की बात करें, तो अपरिचित या फिर असामान्य जानकारी को याद करते समय, ऐसी जानकारी जो अपरिचित है या फिर असामान्य है, तो ऐसी जानकारी को याद करते समय लोग क्या करते हैं, उसे अधिक परिचित और सामान्य बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, कि वो कैसे भी करके परिचित और सामान्य बन जाए। ऐसा कैसे करते हैं? अपनी सांस्कृतिक और व्यक्तिगत स्कीमा इसके अनुरूप उसको बनाने का प्रयास करते हैं, ताकि वो लंबे समय तक याद रहे। उदाहरण के लिए देखें, जैसे वार ऑफ द घोस्ट्स, ठीक है? एक अध्ययन है, तो ये कुछ उदाहरण है जिससे आप याद कर सकते हो। एक और प्रकार है हमारा कौन-सा? क्रैग लॉकहार्ट का प्रसंस्करण का स्तर सिद्धांत। क्या? क्रैग लॉकहार्ट का प्रसंस्करण का स्तर सिद्धांत की बात करें, लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी। तो क्रैग लॉकहार्ट के द्वारा प्रस्तावित ये सिद्धांत क्या करता है? स्मृति को अलग-अलग भंडारों की बजाय प्रसंस्करण की एक निरंतरता के रूप में देखता है। ये स्मृति क्या अलग-अलग भंडार के रूप में नहीं होती, बल्कि एक प्रसंस्करण की एक निरंतरता होती है। मूल सिद्धांत की बात करें, तो सूचना को दीर्घकालिक स्मृति में कितनी अच्छी तरह से याद किया जाएगा, ये इस बात में निर्भर करता है कि उस जानकारी को संसाधित करते समय
किस स्तर की गहराई का उपयोग किया गया था? मतलब आपने प्रोसेस कितना गहरा किया था, उससे फ़र्क पड़ता है कि चीज़ें कितने लंबे समय तक याद रहेगी। 2 तरह के होते हैं ये, एक तो गहरा प्रसंस्करण मतलब बेहतर स्मृति प्रतिधारण। जितना गहरा प्रसंस्करण होगा, जितना ज़्यादा सोचेंगे, जितना ज़्यादा उसको प्रोसेस करेंगे, चीज़ें वैसे ही लंबे समय तक याद रहेगी। अब बात करेंगे प्रसंस्करण के प्रकार। प्रसंस्करण के 2 प्रकार है। एक तो होता है उथला प्रसंस्करण मतलब शैलो प्रोसेसिंग, दूसरा होता है गहरा प्रसंस्करण मतलब डीप प्रोसेसिंग। उथला प्रसंस्करण की बात करें, तो इसमें क्या होता है जानकारी की सतही विशेषताओं पर ध्यान दिया जाता है, जैसे भौतिक उपस्थिति, ध्वनिक विशेषताएँ, तो ऊपर-ऊपर से हम चीज़ों पे ध्यान देते हैं, सतही विशेषताएँ हैं, उन पे ध्यान केंद्रित करते हैं। बात करें इसकी, तो कमज़ोर स्मृति प्रतिधारण की ओर ये ले जाता है। मतलब ये चीज़ें कुछ ही समय तक याद रहती है, ज़्यादा लंबे समय तक याद नहीं रहती। जैसे पार्किंग में हमारी गाड़ी कहाँ खड़ी है, क्यों? क्योंकि हमने केवल सतही विशेषता मतलब छोटा-सा याद कर लिया कि ये गाड़ी यहाँ है। अब 10 दिन बाद ही आपसे पूछे कि आपने गाड़ी कहाँ खड़ी की थी? हम भूल जाएँगे, क्यों? क्योंकि हमने उसका क्या गहरा प्रसंस्करण नहीं किया था। अब क्या करते हैं हम रोज़ गाड़ी आते हैं, रोज़ गाड़ी लाके एक ही जगह पे खड़ी करते हैं। तो हमने क्या किया उसका गहरा प्रसंस्करण कर लिया। तो हमें लंबे समय तक याद रहेगा कि हमारी गाड़ी कहाँ खड़ी रहती है। जैसे कुत्ता है, तो कुत्ते के अक्षरों को देखना, जैसे क, उ, त, ता या उच्चारण पर ध्यान देना, ये हमारा उथला प्रसंस्करण होता है। मतलब ऐसा प्रसंस्करण जिसमें हम क्या करते हैं कि केवल सतही विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। फिर गहरे प्रसंस्करण की बात करें, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? जानकारी के अर्थ और महत्व पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। क्या? जानकारी के अर्थ और महत्व पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें क्या होता है जानकारी को पहले से मौजूद जो ज्ञान होता है, हम उसके अंदर उसको जोड़ देते हैं या फिर उसकी व्याख्या करना शामिल होता है कि या तो हम पहले से हमें कोई जानकारी मौजूद है, उस ज्ञान से हम उसको जोड़ देंगे और उसकी या फिर हम उसकी व्याख्या करना शुरू कर देंगे, चीज़ें याद होने लगेगी। मजबूत और टिकाऊ स्मृति निशान बनाता है ये। गहरा प्रसंस्करण क्या करता है? मजबूत और टिकाऊ स्मृति निशान बनाता है हमारे दिमाग में। जैसे सोचना कि कुत्ता क्या है? जैसे हमने ये कुत्ते के बारे में उदाहरण देखा था, जैसे हमने उथला प्रसंस्करण में कुत्ता का मतलब कोई शब्द लिखा कुत्ता। अब उसको देख रहे हैं, हमने कभी कुत्ता को जैसे देखा ही नहीं, जैसे कुत्ता शब्द है। अब आपको कहें इसको याद करो, अब इसको कैसे याद करें? जब हमने ज़िंदगी में कभी कुत्ता देखा ही नहीं, तो हमारे दिमाग में स्मृति निशान नहीं बनेंगे। बनेंगे लेकिन कैसे? क, उ, त, ता इन अक्षरों को देखते रहेंगे, इन अक्षरों को देखते रहेंगे। लेकिन अगर आपने कुत्ते के बारे में सोचा कि कुत्ता क्या होता है? कैसा दिखता है? ये किसी अन्य जानवर से कैसे अलग होता है? जैसे हम इस पे प्रोसेस करना शुरू करेंगे, प्रोसेसिंग मतलब गहरा प्रोसेसिंग शुरू करेंगे, तो चीज़ें हमें लंबे समय तक याद रहेगी। तो इस तरह आज एक लेक्चर के ज़रिए हमने स्मृति के विभिन्न चरण और विभिन्न मॉडल के बारे में जानने की कोशिश की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।